आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज 4 जून को जो पेपर हुआ जेईई एडवांस का मेमोरी बेस्ड, और इसका पेपर 1 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और इसमें हमें दिया हुआ है फॉर ए वीक मोनोबेसिक एसिड ए कर्व इज ड्रॉन बिटवीन 1/λm and c⁴m, where 1/λm is taken at y-axis while c⁴m is taken at x-axis। और हमें देखना था कि जो p है वो इंटरसेप्ट होना चाहिए इसका y-axis पे और s इज स्लोप, तो फाइंड द रेशियो p/x। ठीक, कुछ चीज़ें और गिवन थी क्वेश्चन में, जैसे λm इन्फिनिटी गिवन था कि मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, λc मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन c, एंड k इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जब हम वीक मोनोबेसिक एसिड की बात करते हैं, ठीक, तो इसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, इसका फार्मूला होता है λm/λm इन्फिनिटी। λm होता है कॉन्सेंट्रेशन c पर और इन्फिनिटी होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, k हमें पता है इज इक्वल टू C⁴/1 - अल्फा, ये आयनिक से पार्ट आया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रो का पार्ट है हमारा और ये हमारा आयनिक का पार्ट है, तो दोनों को मर्ज कर k इज इक्वल टू c, अल्फा की जगह मैं ये पुट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो λm/λm का स्क्वायर अपॉन 1 - λm/λm इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ से हम जो है इसको जो है रीअरेंज करते हैं इस फॉर्म में, और c⁴m का कर्व पूछा है 1/λm के साथ, इसको हम इधर ले जाएं तो इक्वेशन जो हमारी अरेंज होगी वो इस फॉर्म में अरेंज होगी। ठीक, जिसमें इसको हमें लेना था y एक्सिस पे और इस वाली चीज को हमें लेना था x एक्सिस पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का कर्व हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से जो 1/λm इन्फिनिटी है ये इसका इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/λ इन्फिनिटी, और अगर ये x एक्सिस है तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा s, जो कि क्वेश्चन में बोला है 1/λm इन्फिनिट का स्क्वायर इंटू k। अगर हमें p और s पता लग गया तो रेशियो p/s अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा λm इन्फिनिटी इंटू k का मल्टीप्लीकेशन। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर p/s, जो आप समझ गए हैं रेशियो ऑफ p और s निकालना है। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली में जो रिएक्शंस आती है उनके बारे में पूछा है, जिसमें मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जो कि हमें याद ही करनी होती है। ठीक, तो सबसे पहला जो पार्ट है P2O3 जो है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, ठीक है, तो P2O3 का हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन जो है, यहाँ पे जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड बनाएगा ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है। और ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, ये कौन सा ऑक्सी एसिड बनाएगा, जिस स्टेट में पड़ा हुआ है, तो +3 स्टेट में पड़ा हुआ था, तो इससे बनने वाला ऑक्सी एसिड H3PO3 बनेगा। यानी कि इसको मैं मैच करता हूँ किसके साथ, दिस ऑप्शन इज मैच्ड विद S। ठीक, इसके बाद अगली बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कि व्हाइट फास्फोरस कैन रिएक्ट विद NaOH। तो व्हाइट फास्फोरस कैन रिएक्ट विद NaOH जो कई बार जेईई ने पूछी हुई है, और इस रिएक्शन में फॉस्फिन गैस बनती है PH3, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस रिएक्शन से जो हमें मिलेगा वो होगा फॉस्फिन गैस PH3, तो सेकंड को मैच किया मैंने R के साथ। उसके बाद PCl5 की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ, द प्रोडक्ट इज POCl3, और अगर हम H3PO2 की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराएं तो इस रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें Ag+ आप साथ में ले रहे हो तो Ag+ कन्वर्ट होगा Ag में। ठीक है, इसका होगा आपका रिडक्शन, Ag+ का होगा रिडक्शन, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो H3PO2 का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू H3PO4। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ए आंसर है, जिसमें हमने फर्स्ट को मिलाया है S के साथ, सेकंड को हमने मिलाया है R के साथ। ठीक है, उसके बाद थर्ड को हमने मिलाया है Q के साथ, और फोर्थ को हमने मिलाया है H3PO4 के साथ। तो रेडॉक्स रिएक्शन का सीधा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपको रिएक्शंस याद करनी होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है। ठीक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा बच्चों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और लिगेंड जो हम ले रहे हैं वो साथ में कौन सा है। ठीक है, तो जैसा हम सबसे पहले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। sp3 या dsp2 कोई भी हो सकता है, वो चेक करेंगे अभी हम।
Mn के साथ 6 लिगेंड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। तो वाटर इज अ वीक लिगेंड, वाटर इज कंसिडर्ड एज ए वीक लिगेंड। सिमिलरली क्लोरीन इज ऑल्सो ए वीक लिगेंड, वाटर इज ए वीक लिगेंड। तो ये कंसिडर करते हुए अब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो जैसे मैंने सबसे पहले देखा FeH2O6+2, इसमें आयरन +2 स्टेट में यानी 3 डिस्क कॉन्फ़िगरेशन है। वीक लिगेंड के साथ यदि मैं भरता हूँ इसको, तो ऑक्टाइडल का आपको पता है कि नीचे आता है हमारा T2G, ऊपर आता है हमारा Eg, ठीक है। और ये Eg और इनका गैप डेल्टा डिसाइड करता है लिगेंड। चूंकि लिगेंड वीक है तो डेल्टा हम लो कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ यहाँ पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 1 1 और उसके बाद Eg 1 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आयरन का, ठीक है। इसके बाद मैं काउंट करता हूँ कोबाल्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट +2 में आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा 3d7। अगेन ये वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के केस में डेल्टा चूंकि कम है तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इसको हम किस तरीके से भरेंगे, T2G में 2 2 1, ये T2G है, और Eg में 1 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया ए वाला, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ MnH2O6+3। तो Mn यहाँ पे +3 स्टेट में है, और +3 स्टेट में होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 3d4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, लिगेंड हमारा वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे T2G नीचे रखा हमने, गैप कम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऊपर पहुंचा दिया। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G 1 1 1, Eg 1 0। अब लास्ट बचा हमारा FeCl4-, ठीक है। आयरन यहाँ पर आ जाएगा +3 स्टेट में, और +3 स्टेट में आयरन होता है 3d5। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और लिगेंड हमारा वीक है। तो वीक लिगेंड कैन फेवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बच्चे को यहाँ से जो है हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करके, अब जैसे मैंने sp3 डिसाइड किया तो आपको पता होगा ऑक्टाइडल का जस्ट रिवर्स ही होता है, और sp3 में डेल्टा तो लो कंसीडर करते ही हम। नीचे वाला हमारा Eg है, ऊपर वाला T2G है, ठीक है। तो मैं भरना चालू करूँ 5 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, Eg 1 1 और T2G 1 1 1। तो यानी कि लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है Eg 1 1, T2G 1 1 1। यानी कि करेक्ट आंसर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको जो है हमने मैच करा है D6 को। तो पहला हमारा जो मैच हुआ है Q के साथ, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। दूसरा 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको मैच किया था R के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको हमने मैच किया था यहाँ पे R के साथ, ठीक। तो ये हमारा R के साथ मैच हुआ। ये हमारा sp3 आया था जिसमें हमने D4 को भरा। यहाँ पे sp3 जो है यहाँ पे जो है ये D4 को भरने के बाद ये sp3 जो है D5 आया था हमारा, ये वाला S के साथ मैच किया हमने, और फिर इसके बाद रिमेनिंग ये D4 आया था हमारा Mn+3 जिसको हमने P के साथ मैच किया हुआ है, ठीक। तो आंसर हमारा जो है ए आंसर है यहाँ पर, ठीक। द करेक्ट आंसर इज ए आंसर, जो कि हमने ये डिसाइड कर लिया। चलिए, इसमें सावधानी रखनी थी किसमें, FeCl4- में, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।